हमारे साथ मार्केट के दिग्गज और कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह मौजूद हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। एक 14 साल का वनवास था जो भगवान राम ने काटा था। निफ्टी ने 14 महीने का वनवास काटा और ऑल टाइम हाई लगाया। बैंक निफ्टी अब 60,000 पर, और बैंक निफ्टी में मोमेंटम काफ़ी शानदार रहा है। और अब लार्ज कैप लीड कर रहे हैं इस मार्केट को। इस समय आपका व्यू क्या है मार्केट को इन करंट मैक्रो एनवायरनमेंट? क्या आपको लगता है कि यहाँ से तेजी और तूल पकड़ सकती है? अनुज भाई, भगवान राम तो वनवास गए थे और बहुत ही कठिनाई का सामना किया था और फाइनली रावण से लड़के जीत के अयोध्या वापस आए थे। निफ्टी का 14 महीने का वनवास जरूर था, बट उतनी कठिनाइयां नहीं थी जितनी भगवान राम को सहन करनी पड़ी थी। मार्केट मुश्किल से 15-20% गिरा होगा और उसके बीच में भी कई स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वक्त हमें लगता है कि जो चीजें मार्केट को 14 महीने के वनवास के लिए लेके गई थी, धीरे धीरे करके रिवर्स हो रही है। सबसे पहला एफपीआई की सेलिंग थी, अब उनकी इंटेंसिटी कम होती दिख रही है। कुछ कुछ दिनों बाइंग भी दिख रहा है। दूसरा अर्निंग्स ग्रोथ था। 6 क्वार्टर के लिए अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट के आसपास रहा था। अब यहां से अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट हो जाए वैसा लगता है। यूएस टैरिफ डील भी बीच में नहीं हुई, हमें 50% से ज्यादा टैरिफ लग गया। अब उम्मीद है कि वहां पे भी कुछ न कुछ हो जाएगा। रशिया यूक्रेन के बीच में पीस समझौता शांति करार हो रहा है। अगर वो होता है तो 25% ड्यूटी जो ऑयल इंपोर्ट के लिए लगाई है वह शायद कम हो जाएगी और टैरिफ डील की भी बातचीत चल रही है। और ये सबके बीच में भारत का जो वैल्यूएशन दूसरे देशों के सामने बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था, वह अब अपने एवरेज प्रीमियम पे आ गया है। तो कल जैसे काफी दिनों के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने धुआंधार बल्लेबाजी की, वैसे ही शायद निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन करके अब अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार है। नीलेश भाई, सिंस आपने ये बात ला ही दी, रोको ने बैटिंग तो बहुत अच्छी की, हम मैच भी जीते, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बैठ रहा है कि हम जो हैं अब वाइट बॉल के बहुत अच्छी टीम बनते जा रहे हैं, लेकिन रेड बॉल में हम अपना पूरा का पूरा जो स्टेचर है वो खो चुके हैं। खो नहीं रहे, खो चुके हैं। बैक टू बैक 2 सीरीज़ में वाइट वॉश घर पर। तो क्या यही थोड़ा सा मार्केट में भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है कि ट्रेडिंग में तो सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लंबा होराइजन थोड़ा सा करने में लोग हिचकिचा रहे हैं? अनुज भाई, मतलब भारत इतना बड़ा देश है कि उसके बारे में जो भी कहे उसका ऑपोजिट भी उतना ही सत्य है। हमने म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के निवेशक देखे हैं। पहले एक समय था मार्केट गिरती थी, हमें रिडम्पशन मिल जाता था। बट कोविड के बाद 2020 से कुछ ऐसा माहौल बना है, जब भी मार्केट गिरता है, वैल्यूएशन सस्ता होता है, तो लोग रिडम्पशन की जगह सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। धीरे ही सही, बट भारत के बहुत सारे म्यूचुअल फंड निवेशकों में अब लंबी अवधि के लिए निवेश करना, डिसिप्लिन वे से निवेश करना, वह अंतर्गत हो गया है। हाँ, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग भी करते हैं एंड उनका अनुभव ज्यादातर खराब ही रहता है। तो सुबह का भूला शाम को जरूर लौट आएगा। इन्वेस्टिंग टेस्ट मैच की तरह है, धीरे धीरे आपको लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। मोमेंटम इन्वेस्टिंग T20 या वनडे की तरह है, उसमें रिस्क ज्यादा है और पैसा बनने की कोई गारंटी नहीं है। ओके। नीलेश सर, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। ओवरऑल मार्केट पे हमने अच्छी तरीके से बात कर ली, लेकिन सर अब सेक्टर स्पेसिफिक जवाब चाहूँगी मैं आपसे। आपने कहा अर्निंग्स यहाँ से और अच्छी होंगी
ऑटो सेक्टर के अर्निंग्स भी ठीक-ठाक रहे, अब सेल्स आंकड़े भी आ रहे हैं, वो भी इन एक्सपेक्टेशंस ही आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज स्टॉक्स। ऑटो स्पेस को लेकर आपका व्यू क्या होगा सर? ऑटोज में सितंबर के बाद जो जीएसटी कट हुआ, उसकी वजह से जम के खरीदारी हुई है। अक्टूबर और नवंबर महीने में भी ये मोमेंटम बरकरार रहा है। तो ऑब्वियसली लोगों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं कि ऑटो सेक्टर के नंबर अच्छे आएंगे और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हमारा मानना है कि ऑटो में अब यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज चालू हो रहा है। नंबर्स अच्छे आएंगे, बट मार्केट के दाम में या वैल्यूएशन में उसे डिस्काउंट किया गया है। अब यहाँ से आप एक सिलेक्टिव ऑटो में ऑटो सेक्टर में निवेश कर पाएंगे। रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बारिश भी अच्छी हुई है, फसल भी अच्छी होगी और रूरल इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो भी काफ़ी तेज है। तो ये सब देख के लगता है कि जो टू व्हीलर कंपनी है, ट्रैक्टर कंपनी है, जो रूरल इकोनॉमी के में ज़्यादा सेल करती है, शायद वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस अभी भी बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिंस आपने बात इस स्पेस की है, रूरल स्ट्रेस से कम होने की बात की है, एक और स्पेस जहाँ पर शानदार मूव्स रहे हैं नीलेश भाई, पीएसयू बैंक्स। और इसमें अगर मैं थोड़ा-सा एनबीएफसीज़ का तड़का जोड़ दूँ, खास तौर से वो एनबीएफसीज़ जो पिछले 2 साल स्ट्रेस में रही थी, माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रेस था, वहाँ काफ़ी पेन हमको देखने को मिली। इस स्पेस में मैसिव रिटर्न्स जनरेट हुए हैं पिछले 6 महीने में। क्या यहाँ पर अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? अ, अनुज भाई, मतलब पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को देखे तो ये कुछ हद तक इकोनॉमी से रिलेटेड तो है ही है, बट बहुत सारी कंपनीज एक स्पेसिफिक सेगमेंट से रिलेटेड है। कोई कमर्शियल व्हीकल में उस्ताद है, कोई माइक्रो फाइनेंस में उस्ताद है, कोई कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है। ओवरऑल हमें लगता है कि अभी भी एक सेक्टर जो वैल्यूएशन वाइज अभी भी काफी रीजनेबल है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। पीएसयू बैंक में शानदार प्रदर्शन के बाद भी वह अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आसपास है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, आरबीआई लिक्विडिटी दे रहा है, रेगुलेटरी उन्होंने काफी कदम उठाए हैं। अभी पिछले सप्ताह उन्होंने तकरीबन 9,000 से ज़्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को 250 से ज़्यादा मास्टर सर्कुलर में कंबाइन कर दिया। सो उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए। तो ये क्षेत्र में पीएसयू बैंक, सिलेक्ट एनबीएफसीज, सिलेक्ट कैपिटल मार्केट कंपनीज एंड सिलेक्ट प्राइवेट बैंक्स, इसमें आप ओवरवेट पोजीशन रख सकते हैं। ओके। अच्छा नीरज भाई, सेक्टर्स की तो हम बात लगातार करते हैं। आपने इन पासिंग कहा था कि एफआईआईज की सेलिंग की इंटेंसिटी कम हुई है और एक दो दिन तो उन्होंने बाइंग भी की है। अब एक ऐसी इकोनॉमी, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो 8.5% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही है, जहाँ पर अब शायद 15% की अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिले, क्या एक्सपेक्ट करें कि 2026 में वापस हमें वो जो एफआई फ्लोज जो हम भूल गए हैं कैसे होते थे, वो देखने को मिलेंगे? उम्मीद तो यही है अनुज भाई। अगर आप देखें तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारा वेटेज 18.5 से 19% के आसपास है। एफपीआई की जो ओनरशिप है वो तकरीबन 16% के आसपास है। अब भारत में जिन्होंने निवेश किया है उनमें एक्टिव एफपीआई है और पैसिव एफपीआई है। जाहिर है कि जो पैसिव एफपीआई है उनका वेटेज तो पोर्टफोलियो में एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के बराबर होगा। तो ओवरऑल जो एक्टिव एफपीआई का निवेश है वह 16% नहीं, शायद 14 या 14.5% होगा। तो भारत जैसी मार्केट में, इकोनॉमी में 20-25% से ज्यादा अंडरवेट रखना किसी भी फंड मैनेजर के लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो मेरा अनुमान ये है कि धीरे धीरे करके उनकी इंटेंसिटी सेलिंग की कम होती रहेगी और 2026 में उम्मीद है कि उनकी खरीदारी देखने को मिलेगी।